आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। अब समय हो गया है आज की दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। तो आज हम आपको दिन भर की सबसे बड़ी 6 खबरें बताने वाले हैं। तो पहली खबर जो हमारी है वो ये है कि उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का मामला एक सामने आया है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप पर धर्म परिवर्तन को लेकर चैटिंग की घटना सामने आई है। दूसरी हमारी जो बड़ी खबर है वो होने वाली है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम के पार्टी ऑफिस पर बुलडोजर चला है और उनका एक बड़ा एक ऑफिस बनवा रहे थे, महल टाइप बन रहा था, उसको लेकर के बहुत बड़े खुलासे हुए, वो आपको बताएंगे। अगली हमारी जो बड़ी खबर है वो पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई है। अब नया कानून सरकार लेकर के आई है। उसने कहा है कि 10 साल की जेल हो जाएगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा अगर पेपर लीक में कोई भी लिप्त पाया गया। अगली जो बड़ी खबर है वो तमिलनाडु शराब कांड में मरने वालों की संख्या 53 हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और ट्रांसजेंडर भी शामिल है। अलग अलग अस्पतालों में करीब 135 लोगों को भर्ती कराया गया है। ये बड़ी घटना है, इस पर आपको हम बताएंगे। अगली जो खबर है वो ये है कि एआई के जरिए पेपर लीक को रोकने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। इस खबर से जुड़ी सारी अपडेट आपको आज बताएंगे। अगली आखिरी खबर हमारी जो सबसे बड़ी है वो ये है कि केजरीवाल की रिहाई पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है। 2 दिन बाद सुनवाई होगी। तो केजरीवाल जेल से आते आते बाहर रह गए हैं। इस पर आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। बड़ी खबर है, आखिरी तक आप आज का विश्लेषण देखिएगा। तो अब बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का मामला सामने आया। व्हाट्सएप ग्रुप पर धर्म परिवर्तन को लेकर चैटिंग की घटना सामने आई। अतिथि विद्वान को भी हटा दिया गया है। विक्रम कवि के फार्मेसी डिपार्टमेंट में पदस्थ अतिथि विद्वान अनीश शेख के खिलाफ छात्रों व एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप था कि शेख 2 व्हाट्सएप ग्रुप पर वे धर्म परिवर्तन पर जोर देने का जिक्र कर रहे हैं। इनकी बात नहीं मानने पर रिजल्ट बिगाड़ने तक की धमकी दी जा रही है। शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने विद्यार्थियों से बात कर शेख को फार्मेसी डिपार्टमेंट से हटा दिया गया। 15 दिन में पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। साइबर पुलिस की मदद से एक चैटिंग की जांच कराई जाएगी। फिलहाल शेख जांच होने तक डिपार्टमेंट में नहीं आएंगे। इस मामले में शेख ने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं। कुछ पास आउट छात्र मिलकर 2-3 दिनों से षड्यंत्र रच रहे थे। तो ये जो बड़ी घटना है, इसमें जो भी अपडेट होगी आपको हम देंगे। अभी के लिए इतनी ही जानकारी इसमें हमें मिली है। अब अगली हम बड़ी खबर की बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम के पार्टी ऑफिस पर बुलडोजर चल गया है। एक दिन पहले ही घर पर तोड़फोड़ हुई थी। जगन मोहन बोले कि चंद्रबाबू का बर्ताव तानाशाह जैसा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का निर्माणाधीन ऑफिस राज्य सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया है। शनिवार सुबह 5:30 बजे यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश के राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी CRDA ने की। गुंटूर के तड़ेपल्ली में यह ऑफिस 9,365 वर्ग फीट में बनाया जा रहा था। इस कार्रवाई की टाइमिंग की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल सितंबर 2023 में जब YSRCP की सरकार थी और जगन मोहन रेड्डी सीएम थे, तब TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू को सुबह 6 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। CID ने भ्रष्टाचार के आरोप में चंद्रबाबू को अरेस्ट किया था। YSRCP का ऑफिस भी 5:30 बजे तोड़ा गया था। इससे पहले हैदराबाद महानगर निगम GHMC ने रेड्डी के लोटस पॉन्ड आवास से लगे फुटपाथ पर अवैध निर्माण को तोड़ दिया। इसका उपयोग सुरक्षा कर्मी कर रहे थे। रेड्डी के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के महज 10 दिन बाद यह कार्रवाई की गई। राज्य सरकार की एजेंसियों की इस कार्रवाई पर YSRCP प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने कहा, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और TDP सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू बदले की राजनीति कर रहे हैं, एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तोड़फोड़ पर राज्य सरकार के 3 दावे हैं। पहला ये है कि CRDA अधिकारियों के मुताबिक जगन की पार्टी का ऑफिस सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाया जा रहा था। दूसरा, सिंचाई विभाग को यह जमीन बोट यार्ड के लिए पट्टे पर दी गई थी। CRDA और नगर निगम से मंजूरी भी नहीं ली गई। तीसरा दावा है कि जगन मोहन जब सीएम थे तो उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर इस जमीन को अपने पार्टी कार्यालय के लिए दे दिया। YSRCP जो है सरकार बोली है कि सरकार ने हाईकोर्ट का निर्देश भी नहीं माना है। तो इस पर हम आपको जानकारी देते हैं। राज्य सरकार की कार्रवाई पर YSRCP ने कहा कि ऑफिस तोड़े जाने से पहले उसमें स्लैब डालने की तैयारी हो रही थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने किसी भी
तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पार्टी की लीगल टीम ने सीआरडीए कमिश्नर को इस आदेश से अवगत करा दिया था। सीआरडीए ने इस आदेश की अवहेलना की है। सरकार बनाने के बाद तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी ने पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी प्रेसिडेंट जगन मोहन रेड्डी पर सार्वजनिक धन के गलत उपयोग का आरोप भी लगाया है। टीडीपी का कहना है कि जगन ने विशाखापट्टनम में समुद्र के किनारे एसिकोंडा पहाड़ी पर अपने लिए लग्जरी सी फेसिंग रिजॉर्ट बनवाया है। इसमें जनता का 500 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। टीडीपी विधायक श्री निवास राव ने एनडीए डेलीगेशन और पत्रकारों के साथ रिजॉर्ट का दौरा किया था। उसके बाद पार्टी ने 16 जून को एक्स पर पोस्ट शेयर करके दावा किया था कि इस रिजॉर्ट की इंजीनियरिंग डिजाइन में 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आरोप है कि रिजॉर्ट में 15 लाख रुपए की कीमत वाले 200 झूमर लगाए गए हैं, महंगी कलरफुल लाइट लगाई गई हैं। बाथरूम से लेकर पूरे रिजॉर्ट में सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम भी लगा है। तो ये एक तरह से भ्रष्टाचार के मामले की ओर मामला बढ़ रहा है। आगे इस पर जो भी कार्रवाई होगी हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पेपर लीक की जो घटनाएं बढ़ रही थी और जो देखने को मिल रही थी, उस पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। आधी रात को ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि पेपर लीक हुआ तो 10 साल की जेल होगी और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी होगा। देश में एंटी पेपर लीक कानून को आधी रात से लागू कर दिया गया नोटिफिकेशन के साथ। देश में एंटी पेपर लीक कानून वाली यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार 21 जून की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इससे रुपए 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा भी और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में अगर शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नीट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून अभी तक नहीं था। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस और विभागों की भर्ती परीक्षा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षाएं भी शामिल हैं। केंद्र के सभी मंत्रालयों विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। तो ये जो भी चीजें आई हैं सामने, बहुत बड़ा कदम है। दरअसल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली जो नीट की परीक्षा गड़बड़ी को लेकर जो विवादों में है, केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने इस साल 5 मई को यह एग्जाम लिया था। इसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। रिजल्ट 4 जून को आया था। इसमें 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया, यानी 720 नंबर की परीक्षा में पूरे 720 नंबर उन्होंने हासिल कर लिए। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए हों। साल 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को 100% नंबर ही आए थे। इसके बाद पता चला कि 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दिए गए थे। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद केंद्र ने ग्रेस मार्क वाले 1563 स्टूडेंट के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए और 23 जून को दोबारा परीक्षा इनकी लेने की बात कही गई। नीट में गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग को अभी फिलहाल खारिज कर दिया है। तो ये एक बड़ा कदम है सरकार की ओर से। अब हम अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि तमिलनाडु से है। तमिलनाडु शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा अब 53 हो गया है। इनमें 3 महिलाएं हैं और एक ट्रांसजेंडर है। अलग अलग अस्पतालों में करीब 135 लोग भर्ती हैं।
तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 53 हो गया है। इनमें 3 महिलाएं हैं और एक ट्रांसजेंडर भी है। अब तक 185 लोगों को कल्लाकुरिची अस्पताल पांडुचेरी में, JIPMER अस्पताल, सलेम सरकारी अस्पताल और विलुपुरम सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 135 लोगों का इलाज चल रहा है। 30 लोगों की हालत भी गंभीर है। तमिलनाडु में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला 19 जून की दोपहर से शुरू हुआ था। इसमें पहले दिन 34 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 24 तो एक ही गांव करुणापुरम के थे। 20 जून को सभी मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। 21 जून को मृतकों का आंकड़ा 47 तक पहुंच गया था। इधर जहरीली शराब कांड को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार भी लगाई। जस्टिस डी कृष्ण कुमार और जस्टिस के कुमार रेसु बाबू की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोकने में विफल रही है। कोर्ट ने कहा कि उसने इस त्रासदी से पहले भी कल्लाकुरिची में बेचे जा रहे अवैध शराब के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी थी। यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर्स ने भी इसके बारे में बात की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसको लेकर मई में तमिलनाडु सरकार को नोटिस भी जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि यह मामला लोगों के जीवन से जुड़ा है, इसलिए अदालत इसलिए आदतन जानना चाहती है और कि अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, यह अदालत जानना चाहती है और कितने मामले दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 26 जून को होनी है। तो ये जहरीली शराब का एक बहुत ही दुखद मामला है। अब अगली खबर की बात करते हैं हम, जो कि यूपी से AI से पेपर लीक रोकने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन, 30 मिनट पहले तय होंगे टीचर। स्टेशन से 10 किलोमीटर की रेंज में सेंटर रखे जाएंगे। पेपर लीक को रोकने के लिए यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन बना रही है। योगी कैबिनेट जल्द इस पर मुहर लगा सकती है। इसके मुताबिक अभ्यर्थियों के मिलान के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा। रेलवे बस स्टेशन के 10 किलोमीटर की रेंज में ही एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। 30 मिनट पहले तय होगा कि टीचर को किस क्लास रूम में ड्यूटी करनी है। परीक्षा केंद्र पर 50% का होगा और हर परीक्षा के लिए 2 से अधिक सेटों में प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। हर सेट को अलग अलग एजेंसियों से तैयार कराया जाएगा। यही नहीं, अलग अलग छपवाया भी जाएगा। परीक्षा से 5 घंटे पहले तय किया जाएगा कि किस सेट का पेपर परीक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो गाइडलाइन की 10 बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं। पहली, परीक्षा केंद्र बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के 10 किलोमीटर के रेंज में होंगे। दूसरा, परीक्षा केंद्रों को 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव होना चाहिए। दूसरा ये हो गया। तीसरा, परीक्षा केंद्र शहरी आबादी के अंदर होना चाहिए। चौथा, केंद्र तक पहुंचने के लिए यातायात साधन की व्यवस्था हो। 5वां, केंद्र पर बिजली, पानी, शौचालय हो। CCTV भी चालू हालत में होना चाहिए। छठा, केंद्र बनाने के लिए राजकीय कॉलेजों, राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 7वां, प्रिंटिंग प्रेस के चयन में गोपनीयता बरती जाएगी। 8वां, प्रेस में स्मार्टफोन व कैमरा ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। 9वां, प्रेस के चारों ओर CCTV लगाया जाएगा। रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित रहेगी। 10वां, परीक्षा केंद्रों पर स्कैन, हस्ताक्षर, फोटो मिलान, आधार कार्ड और बायोमेट्रिक से मिलान करना होगा। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र का आवंटन गृह मंडल से अलग किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों का आवंटन रैंडम आधार पर किया जाएगा। जिन केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी उन पर ड्यूटी में तैनात 50% से ज्यादा स्टाफ बाहरी होंगे। ड्यूटी में तैनात कक्ष निरीक्षक को आधे घंटे पहले किस रूम में ड्यूटी करनी है इसकी जानकारी भी देनी होगी। तो ये एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है यूपी गवर्नमेंट। अब हम अगली आखिरी बड़ी खबर की बात करते हैं। केजरीवाल की रिहाई पर हाई कोर्ट की रोक लग गई है। 2 दिन बाद सुनवाई होगी। ईडी का विरोध। केजरीवाल के वकील बोले वो कोई आतंकवादी तो नहीं है। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 24 घंटे के अंदर ही रोक लग गई। दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं। सोमवार मंगलवार यानी 24 या 25 जून को हम फैसला सुनाएंगे। तब तक राव रेवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। दरअसल 20 जून को शाम 8 बजे राव रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी,
जस्टिस न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ईडी के वकील SV राजू ने कहा, लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है, हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। ईडी की ओर से ASG SV राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे दलीलें रखी। बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और सभी वकीलों से सोमवार 24 जून तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। तो ये एक बड़ी खबर है कि केजरीवाल जेल से आते आते रह गए और ये आज की दिन भर की बड़ी खबरें हैं। तो अब हमारी मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।